हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आपने अक्सर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन कोर्ट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। लेकिन आपने कभी एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सुना है? जो कि जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, ये ये सुनवाई करते हैं जो और भी जो सामान्य मामले होते हैं, ठीक है, तो उनकी वो सुनवाई करते हैं। लेकिन जब ये हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो ये सुनवाई करते हैं एनवायरमेंटल केसेस की, ठीक है। सिर्फ एनवायरमेंट से संबंधित जो केस होते हैं, ठीक है, हमारे देश में, तो उनकी ये सुनवाई करते हैं, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये एक प्रकार का एनवायरमेंटल कोर्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आज की इस वीडियो में, कैसे ये काम करता है, कौन कौन से इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सब चीज जानेंगे, कौन कौन से इसके पर्पस होते हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके, क्यों ये बनाया गया था। जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो इन सभी चीजों को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी, शॉर्ट में इसको कहा जाता है एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। और ये भारत में एक जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। जुडिशियल बॉडी मतलब न्याय करने वाली एक अंग सरकार का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनाया गया है, जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, इंडिया में सेटअप हुई है। और ये अपने इफेक्टिव तरीके से ही और बहुत ही तुरंत ये अपने जो केसेस हैं एनवायरमेंटल से एनवायरमेंट से संबंधित केसेस, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जो भी केस आते हैं, ठीक है, पूरे भारत में, वो यहीं पर सॉल्व किए जाते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये एक प्रकार का पर्यावरण से संबंधित एक न्यायालय यानी कि कोर्ट है, ठीक है। तो ये अब इसकी जो स्थापना है वो की गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत, ठीक है। जब ये एक्ट पास हुआ, ठीक है, ये एक्ट लाया गया 2010 में, उसके बाद इसको बनाया गया, इसका फॉर्मेशन किया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, ठीक है दोस्तों। अब जो इंडिया है, तो इंडिया जो है वो कुछ उन कंट्रीज में आता है जिनके पास खुद का एक एनवायरमेंटल कोर्ट है, ठीक है। मतलब बहुत कम कंट्री है, शायद 3 कंट्रीज हैं जिनके पास अपना खुद का एनवायरमेंटल कोर्ट है, ठीक है। जितने भी एनवायरमेंट से संबंधित जो भी केसेस आते हैं तो वो यहीं पर सॉल्व किए जाते हैं। तो ये है, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं, इसके इतिहास को, और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, एनजीटी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह थे, तो हमें ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसको जानते हैं, इसकी नीड को जानते हैं, ठीक है। तो जो एनजीटी था, कि इससे पहले जब ये एनजीटी बना था, इसके क्रिएट होने से पहले जो एनवायरमेंटल के केस भी थे, वो भी रेगुलर केस, जो रेगुलर हमारे कोर्ट्स होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन्हीं में वो उनकी सुनवाई की जाती थी, ठीक है। ये एनजीटी बनने से पहले जो एनवायरमेंटल केसेस होते थे वो हमारे रेगुलर कोर्ट्स में ही उनकी सुनवाई होती थी, उनके केसेस वहां पर दर्ज होते थे, जिससे क्या होता था कि उनमें काफी ज्यादा डिलेज हो जाते थे, वो काफी लंबे समय तक उनका फैसला नहीं आ पाता था, काफी लंबा लॉन्ग डिलेज उनमें होते थे, ठीक है। ये उसके बाद इनसफिशिएंट टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी कि वहां पर जो वो नॉर्मल कोर्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, तो वहां पर उस तरीके का टेक्निकल एक्सपर्टीज भी वहां पर मौजूद नहीं था, ठीक है, अपर्याप्त था, ठीक है। लोगों को इसके बारे में एनवायरनमेंट के बारे में उसके लॉज के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एनजीटी को एक बनाना पड़ा जो कि हमें सिर्फ जो एनवायरमेंटल के केसेस हैं उनको देखे, ठीक है। तो ये है। और इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट, यानी कि इनइफेक्टिव तरीके से इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉस, जो पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून नियम थे, जो भी लॉस थे, तो उनका इनइफेक्टिव तरीके से इन्फोर्समेंट किया जाता था, ठीक है, इन कोर्ट्स में, रेगुलर कोर्ट्स में। तो हमें ये वो पड़ा
उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम एनजीटी को बनाएं। जो भी एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी केसेस होंगे वो एनजीटी में सॉल्व किए जाएंगे। तो तब हमने इसका फॉर्मेशन किया एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ठीक है, अलग से मतलब कि हम उनके मतलब कि जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी केसेस होंगे उनको एक अलग कोर्ट में उनको देखेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें तुरंत न्याय की अपेक्षा हमें मिल सके, हमें उम्मीद रहती है कि हमें तुरंत न्याय मिले। ठीक है, स्पीडी जस्टिस, ठीक है, जल्दी से मिल सके। उसके बाद जब ये एनजीटी बना तो इसमें एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी मेंबर काम करते हैं, तो वो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड में। ठीक है, चाहे वो जुडिशरी के फील्ड में हो या अपने अपने क्षेत्र के जो भी एक्सपर्टीज होते हैं, तो वो तुरंत मतलब कि मामलों को देखने का काम करते हैं। ठीक है, और ये एकदम से फोकस है किस पर, एनवायरमेंटल से संबंधित जो भी प्रोटेक्शन होती है एनवायरमेंट की। ठीक है, तो उसके लिए ये डेडिकेटेड है, ये बना हुआ है। ठीक है, कि उन्हीं पर ये अपना फोकस करेगा, सिर्फ एनवायरमेंटल केसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा देश है भारत, जहां पर खुद का एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है। ठीक है, तो ये दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिनके पास खुद का मतलब कि एनवायरमेंटल कोर्ट है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा अब भारत। ठीक है, तो ये है। अब दोस्तों इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई। तो एनजीटी वाज फॉर्म्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। जैसे कि हमने कहा कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत ये बनाया गया था। ठीक है, ये एनजीटी तो ये, और इसने अपना काम कब से शुरू किया, 18 अक्टूबर 2010 से। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ने, तो ये था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, एनजीटी के पर्पस क्या है। तो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हैं इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी ढंग से हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना। ठीक है, और इस पर भी ध्यान देना कि हमारा जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट है, विकास है, उससे मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको कोई भी हार्म या नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, मतलब कि साथ साथ में हमारा विकास भी चलता रहे और नेचुरल मतलब कि नेचर को कोई हार्म भी ना पहुंचे। तो इस तरीके से इसको एंश्योर करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, बी है एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित जो कानून है, कानूनी मतलब कि जो अधिकार है उनको एनफोर्समेंट करना, उनको लागू करना। ठीक है, उनकी देखभाल करना। जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है जो एनवायरमेंटल डैमेज से मतलब कि अफेक्ट हुआ है, उसको हानि पहुंची है, ठीक है, तो वो एनजीटी में अप्रोच कर सकता है, वहां का मतलब कि दरवाजा खटखटा सकता है एनजीटी का कि मुझे न्याय दो। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस, यानी कि जो एनवायरमेंटल जो केसेस होते हैं तो उनमें तुरंत मतलब कि वो स्पीड तरीके से काम कर सके। ठीक है, अब अलग से मतलब कि एनजीटी उसी के लिए बनाया गया है, एनवायरमेंटल केसेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्पीड मतलब कि बहुत गति से ये तुरंत हो जाएगा, जो भी मतलब कि केसेस होंगे वो तुरंत से इसमें सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, एनजीटी एम करता है मतलब कि डिसाइड टू केसेस, मतलब कि केसेस को सॉल्व करने में ये जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका लक्ष्य ये होता है कि कोई भी जो केस है वो 6 महीने के अंदर मतलब कि सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इसके कोर्ट में। ठीक है, तो इस पर ये अपना एम करता है। ठीक है, कोई भी केसेस हैं जो एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, अगर इसमें आता है एनजीटी में तो वो 6 महीने के अंदर अंदर मतलब कि वो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो ये रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑन हाई कोर्ट्स। अब दोस्तों जैसे एनवायरमेंटल के जो केसेस हैं, पर्यावरण से संबंधित जो केसेस हैं, जब एनजीटी नहीं बना था तो उससे पहले वो केसेस कहाँ जाते थे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो केसेस नहीं जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, एनजीटी में। तो इससे अपने आप जो ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हमारे रेगुलर कोर्ट्स, तो इनसे मतलब कि इनका बर्डन तो खत्म हो जाएगा ना,
जो उन पर बोझ पड़ना था एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केसेस थे उनका, तो वो हट जाएगा। ठीक है, वो केसेस एनजीटी में सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमारे ये रेगुलर कोर्ट्स थे उनमें करोड़ों केसेस आज तक पेंडिंग है। ठीक है, अगर ये एनवायरनमेंट से संबंधित केसेस भी उनमें चले जाते तो उनमें और ज़्यादा बर्डन बन जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने एनजीटी को बनाया। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। तो ये है, और जो ये एनजीटी है ये एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो कानून है, ठीक है, उनको मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो इन पर मतलब कि इनका बोझ कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एनजीटी इनको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मतलब कि इसका फोकस रहता है कि मतलब कि जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए केस जो हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एनजीटी में जिनको दर्ज किया जाता है तो उनकी सुनवाई की जा सके, तो अपने आप ही जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं उन पर से बर्डन खत्म हो जाता है इन एनवायरनमेंट से संबंधित केसों का। ठीक है, तो ये अब देखते हैं दोस्तों कंपोजिशन ऑफ एनजीटी, यानी कि एनजीटी के जो कंपोजिशन, इसको बनाने वाली जो बॉडीज है वो कौन कौन सी है। ठीक है, कैसे कैसे बनती है, कौन कौन से इसमें मेंबर्स होते हैं। तो इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं पहले एक, तो उसके बाद एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं इसके एनजीटी के, और लास्ट में इसका चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन। तो जुडिशियल मेंबर की बात करें तो इसमें फॉर्मर जजेस, मतलब कि पहले जो जज कहाँ पर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज रह चुके हैं, ठीक है, पहले के, तो वो इसके जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, वही होंगे, मतलब उन्हीं में से होगा कोई। ठीक है, जितने भी होंगे जो जुडिशियल मेंबर्स वो इन्हीं में से होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज, पुराना जज, या हाई कोर्ट का पुराना जज। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट मेंबर्स की बात करें तो वो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए अपने अपने क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सब ये हैं मतलब कि जो एनवायरमेंटल साइंस है उससे जुड़े हुए फील्ड है। ठीक है, तो इन्हीं में जो ये मेंबर हैं एक्सपर्ट, वो यहाँ पर होने चाहिए इसके मेंबर्स में, एक्सपर्ट मेंबर के तौर पर। ठीक है, जो नियुक्त किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इनको अपनी अपनी फील्ड में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये भी इनकी योग्यता इसमें देखी जाती है। ठीक है, तभी वो होंगे, मतलब इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, इनके मेंबर बनने के लिए, एक्सपर्ट मेंबर बनने के लिए। अब तीसरे हैं चेयरमैन। चेयरमैन किसे कहते हैं? चेयरमैन होता है एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर इसी को लिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है वही चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और कंसल्टेशन, परामर्श किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस समय के। ठीक है, तो उनके परामर्श के द्वारा, उनके परामर्श के साथ, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो इनको अपॉइंट करती है एनजीटी के चेयरमैन को। ठीक है, जो इन सब का हेड होता है। ठीक है, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर, इन सब का हेड होता है। ठीक है, तो ये है। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये एनजीटी की जो बेंचेस होती हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि जितने भी ऑफिसेज होते हैं इनके, ठीक है, जहाँ पर भी जो न्यायालय होते हैं इनके, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पर बैठते हैं? तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल बेंच, जो कि सबसे हाई होती है। ठीक है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही इसकी प्रिंसिपल बेंच होती है, जो कि न्यू दिल्ली में बैठती है। ठीक है, वहाँ पर भी जो केसेस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद जोनल बेंचेस भी यहाँ पर बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे कि 4 हैं इसमें, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, ये अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग बेंचेस बनाई गई हैं। ठीक है, मतलब कि इस जोन में अगर कोई केसेस आए तो मतलब कि इसी जोन वाले देखेंगे, उसके बाद वेस्टर्न जोन, ईस्ट जोन और साउथ जोन। तो इस प्रकार से ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बनाए गए हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये, और सर्किट बेंचेस ये भी यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो जजेस हैं तो वो वेरियस मतलब अलग अलग स्टेट्स को मतलब कि ट्रेवल कर सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता लगे। ठीक है, जो भी उनको मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में जितने भी मतलब कि वो,
ठीक है, ताकि मतलब कि प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। तो इसके लिए वो पूरे स्टेट मतलब कि पूरे मतलब कि जितने भी स्टेट हैं वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं जब भी आवश्यकता पड़े। तो ये है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एनजीटी। अब ये देखते हैं कि जो एनजीटी हमारा उसके जुरिस्डिक्शन यानी कि उसका जो न्यायिक क्षेत्र है, ठीक है, और जो उसकी पावर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो एनजीटी जो है वो एनवायरनमेंट से संबंधित केसों की सुनवाई करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट से संबंधित केसों की सुनवाई करता है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा जो और केसेस हैं उनकी सुनवाई नहीं करता, जो सिर्फ एनवायरनमेंट से संबंधित होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये जो एनजीटी है ये सिर्फ एनवायरनमेंट से संबंधित केसेस को देखता है, ठीक है, उन्हीं की सुनवाई करता है। तो जितने भी ये कानून है, ठीक है, भारत सरकार के, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक्सेप्ट क्रिमिनल केसेस, यानी कि जो 1972 का है ये एक्ट है, तो इसमें जो क्रिमिनल केसेस है, ठीक है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ही वो होंगे, मतलब कि उनकी सुनवाई होगी। लेकिन जो और केसेस हैं इसमें नॉर्मल केसेस, उनकी सुनवाई यहाँ पर की जा सकती है एनजीटी में, ठीक है। इसके अलावा जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है, इसकी, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। तो इन जितने भी ये एक्ट है, ठीक है, भारत सरकार के बनाए हुए, ठीक है, तो इनके अंतर्गत जो भी केसेस आएंगे, ठीक है, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? एनजीटी, ठीक है, तो ये करेगा इनकी सुनवाई। तो ये है, ठीक है, खाली जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको छोड़कर, जो कि 1972 की वाले जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, तो इसमें ये कुछ क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं, तो उनकी सुनवाई हमारे रेगुलर कोर्ट्स में ही होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये एनजीटी है इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो एनजीटी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अपना, ठीक है, जो न्याय व्यवस्था में ये अपनी एक महत्वपूर्ण रोल को अदा करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ही ये जो फॉरेस्ट और रिवर्स है हमारी, वन और जो नदियां हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर जो भी पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके खिलाफ भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। और उसके अलावा प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर, जो भी पर्यावरणीय जो आपदाएं हैं तो उनको कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, जो जनता की जो जागरूकता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, उसमें सुधार करने का काम करता है, ठीक है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है ताकि हम पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहे, ठीक है। एंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारा सतत विकास है, ठीक है, मतलब कि सतत विकास यानी कि मतलब कि हम विकास भी करें और एनवायरनमेंट को उतना नुकसान ना भी पहुंचाएं, कम से कम नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। तो ये इसको सुनिश्चित करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए भविष्य में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।